ऐसे बोल सकते हो कि ग्रेनोबल ने बना दी जोड़ी। मेरे थोड़ा पुश था कि यहाँ कभी सेटल नहीं होंगे। तो तब मैंने कुछ दिन ट्रांसलेटर एज इंटरप्रेटर काम किया था, जहाँ बंगाली एंड फ्रेंच वाज यूज्ड। So do you think salary is a motivation for? जो एरिया है जहाँ पे आप घर ले रहे हो, तो उस एरिया कैसे है, सिटी के हर एक पॉकेट्स का एडवांटेज है। तो 3 साल का वीज़ा अगर दे भी देंगे तो दे कैन स्टे मैक्सिमम। यूजुअली अवॉइड कि बच्चों के स्कूल वेकेशन में ना हो। Hello, Namaskar, Bonjour, Jai Jinein. Welcome to our show, Not Just Rendezvous. आज के जो हमारे गेस्ट है, दे आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल. They came for study, but now they are settled here. So please welcome our guest, Priya and Ananda. Welcome Priya and Ananda to our show. थैंक यू सो मच नेहा। थैंक यू नेहा जी, हम लोगों को शो में शामिल करने के लिए। You're welcome, you're most welcome. आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच. ऑलमोस्ट 20 years, इतना लंबा सफ़र और इतनी अलग शुरुआत. So how was your experience when you just landed in France, your first day? तो मैं तो लियोन एयरपोर्ट में लैंड की थी। तो द मोमेंट यू कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट, यू नो द फ्रेश ब्रीज एंड द वेदर, यू नो इट कम्प्लीटली कैचेज यू। एंड देन वहाँ से मैं बस लेकर ग्रेनबल आई, एंड आई थिंक द रूट इज़ एक्सट्रीमली सीनिक, माउंटेन्स एंड ग्रीनरी एवरीवेयर, पास्चर्स एक्सेट्रा। तो ऑनेस्टली फर्स्ट इम्प्रेशन तो काफ़ी वाओ फीलिंग था, इट्स वेरी प्रिटी एंड ऑल। पर फिर ग्रेनबल पहुंचने के बाद फिर मैं स्टूडेंट रेसिडेंस में रही, तो वहाँ भी जब पहुंची तो वहाँ हेल्प मिल गया था। तो ओवरऑल आई थिंक फर्स्ट डे या यू नो फर्स्ट फ्यू आवर्स वर प्रिटी इंटरेस्टिंग एंड ओवरऑल पॉजिटिव। And what about you? मैं एक्चुअली आया था 1 मई को। Okay. तो क्योंकि यहाँ पे इतना छुट्टी का दिन था, तो जैसे इंडिया में तो 1 मई छुट्टी रहती है, बट ऐसा सुनसान नहीं रहता है। तो द फर्स्ट थिंग विच जो मेरे को सरप्राइज किया कि इतना सुनसान है। वैसे भी शहर में ज़्यादा लोग नहीं दिख रहा था, तो थोड़ा अजीब सा ही लगा। पर मैं एक किराए के मकान में उठा। Okay. तो मेरा जो लैंडलॉर्ड था वो नीचे ही था, तो उन्होंने काफ़ी आके मेरे को हेल्प किया, समझाया। और लकीली वो अंग्रेजी भी बोलता था, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी का ही प्रोफेसर Okay. था। तो उसने मेरे को कुछ समझाया, और तो उस हिसाब से थोड़ा मेरे को हेल्प हो गया। और उसके बाद जैसे इन्होंने बोला कि द माउंटेन्स एवरीवेयर, ये तो जो व्यू, और क्योंकि मैं डाउनटाउन में रहता था, तो मेरे एकदम ट्राम लाइन का बगल से जा रहा है एकदम सिटी सेंटर में, तो उस वैसा जो माहौल है दैट वाज वेरी चार्मिंग, और वो तो मेरे को बहुत ही मजा आया। Okay. So it was like wow factor and बिल्कुल all, बिल्कुल। हाँ all went well. हाँ। आई थिंक द फर्स्ट डे ऑफ कोर्स आई वेंट वेल, या। और मेरे लिए वाव भी था, और थोड़ा सरप्राइजिंग भी था कि इतना सुनसान भी कैसे हो सकता है। और आप 2008 में यहाँ पर आए? नहीं, 2005 में 2005 में आप यहाँ पर आए, तो तब तो लाइक और भी ज़्यादा, अभी से तो बहुत चेंजेस होगा उस टाइम पे। बिल्कुल। जैसे मुझे याद है कि गार्ड होती है जो बस स्टेशन है, वहाँ उतरने के बाद मुझे अपने रेसिडेंस ढूंढना था, जो कि बिल्कुल पीछे ही था स्टेशन का। बट फिर किसी से, मतलब तब तो फ़ोन डेटा का उतना था नहीं, 2008 यू नो। तो फिर किसी से पूछ रही थी, 2-3 इंसानों से। बट फिर वही हुआ कि यू नो समझाना कि मैं कहाँ जाऊँगी, और वो जो डायरेक्शन दे रहे थे, तो कुछ टाइम लगा फिर रेसिडेंस ढूंढने में एंड ऑल। तो हाँ, 2008 में आई थिंक लोग कम इंग्लिश बोलते थे, एक्सपोजर कम था, फिर हमारे लिए भी कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी काफ़ी लिमिटेड था। तो इट वाज मोर चैलेंजिंग दैन टुडेज डेट, बट चलो, आई मीन मेड आवर वे थ्रू। ओके। तो स्टडी के बाद फाइनली यहाँ पे सेटल कैसे होना हुआ? डू यू वांट टू से? हाँ, एक्चुअली देखिए, मैं जब आया था पीएचडी के लिए, तो आइडिया यही था कि 3 साल में यहाँ पे पीएचडी होता है।
तो कभी सोचा नहीं था कि 3 साल से ज़्यादा हम यहाँ पे रहेंगे। 3 साल के 20 साल हो गए। हाँ, ये तो गजब ही हो गया। तो कोई प्लान ऐसा नहीं था। ओके। मेरा हर वक्त यही था कि बाहर जाओ, पढ़ाई करो, पर जैसे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि बेटा अभी आ जाओ, क्योंकि इंडिया में तो अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं है। तो डेफिनेटली आई कुड हैव गॉन, आई मीन दैट वाज द आइडिया। पर उसके बाद हम आए और ये भी आई, शी केम इन 2008। तो तब मेरे पीएचडी का ऑलमोस्ट लाइक ख़त्म होने वाला था, तो मैं थीसिस लिख रहा था। तो बाय दैट टाइम वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड थ्रू आवर कॉमन फ्रेंड्स, और हमारे बीच में रिलेशन हुआ। तो ऐसे बोल सकते हो कि ग्रेनोबल ने बना दी जोड़ी। ऐसे कुछ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग वी स्टार्टेड आवर लाइफ टुगेदर। उसके बाद हमारी शादी हुई। तो आई थिंक यू नो एवरीथिंग सीडेड हियर सॉर्ट ऑफ। तो हम लोग अलग से कुछ सोचे नहीं। आई थिंक वी जस्ट फॉलोड, ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, कंटिन्यूटी। आई थिंक मेरा और आनंद का अभी भी मुझे लगता है कि वो लिव इन द मोमेंट, या नो गो विद द फ्लो, वो वाला कंसेप्ट काफ़ी दोनों का सेम है। तो हम लोग स्टूडेंट्स आए थे। फिर मतलब हर बार वी सेड कि यू नो लेट्स टेक वन थिंग एट अ टाइम। तो फिर जैसे मेरा इंटर्नशिप हुआ, आनंद स्टार्टेड डूइंग हिज पोस्ट डॉक, उसके बाद फिर यू नो नौकरी लगा दोनों का। तो वी एवरी टाइम वी सेड कि चलो यू नो देखते हैं यू नो। तो अभी भी ऐसा ही फीलिंग है कि लिविंग द मोमेंट अभी है फिलहाल, यू नो खुश है, यू नो लाइक लाइफ इज गुड द वे इट इज, बट डजंट मीन दैट इट कांट चेंज और इट कांट इवॉल्व या ट्रांजिशन कांट हैपन। बट हाँ, जब भी कोई भी फेज में रहे हैं, वी ऑलवेज से चलो ये फेज देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यू नो हाउ थिंग्स गो। तो और आई मीन मेरे थोड़ा पुश था कि यहाँ कभी सेटल नहीं होंगे। ओके। आई वांटेड टू लीव एक्चुअली। सो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट जिसके थ्रू आपको लगा कि नहीं अब तो यहीं सेटल होना है? वही है कि ना कि हर वक्त हम सोचते थे कि यहाँ से निकल पड़े। बहुत साल हो गया, 3 साल का सोच के आए थे और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। पर ऐसे हो कि लाइफ टू किड्स टर्न, वी स्टार्टेड आवर फैमिली। उसके बाद बच्चे आ गए, ये लोग स्कूल में भर्ती हो गए, एंड यू नो आई रजिस्टर्ड। उसीलिए जैसे घर खरीदने में हम लोगों ने इतने देर किया है। दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट, क्योंकि नॉर्मली जो लोग बाहर आते हैं, आई मीन इफ यू नो दैट यू आर सेटल्ड, यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन अ हाउस, क्योंकि नहीं तो आपका जो किराया है वो तो बेकार ही जाता है। तो पिताजी भी मेरा बोलता था घर से कि तुम क्यों घर नहीं खरीद रहे हो या कुछ करो, क्योंकि बेकार का वो रेंट में रह रहे हो। तो बट आई रजिस्टर्ड क्योंकि हमको कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं यहीं पे सेटल हो जाऊंगा। तो बात यही है कि हम लोग ऐसे करते इतने साल हो गए। बट आई थिंक वो भी डिफरेंस है माइंडसेट में या फिर विजिबिलिटी में। जो लोग एज स्टूडेंट्स आते हैं और जो लोग नौकरी लेकर लाइक एक्सपेट कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब आपके पॉडकास्ट में बाकी लोग जो है, अ लॉट ऑफ देम केम हियर विद जॉब्स, तो उनका विजिबिलिटी डिफरेंट रहता है। प्लस वी वर स्टूडेंट्स, तो तब स्टाइपेंड, इंटर्नशिप, यू नो आई मीन वो मॉनेटरी साइड ऑफ थिंग्स वर आल्सो वेरी डिफरेंट, यू नो वी सॉ आवरसेल्व्स ग्रोइंग। तो आई थिंक वो अप्रोच या माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। ओके। सो बिफोर कमिंग टू फ्रांस यू ऑलरेडी डिड अ क्रैश कोर्स। बिल्कुल। तो उसने आपको हेल्प किया यहाँ पे आने के बाद? बिल्कुल हेल्प किया। आई मीन आई थिंक आई वाज बेटर इक्विप्ड। एक तो 2 महीने का कोर्स मैंने अपने ही शहर में किया था, और फिर उसके पहले एलियंस फ्रांसिस का क्रैश कोर्स किया था। तो बेसिक्स था, फंडामेंटल था, और आई थिंक इट एब्सोल्युटली हेल्प्ड। तो इट्स अ ग्रेट पॉइंटर टू एनीवन, अगर कुछ सीख कर आ सको तो व्हाई नॉट। एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू। जब आपने प्रोफिशिएंसी गेन की तो उसने आपके लिए कुछ नए डोर्स ओपन किए? पर्सनली मेरे लिए एक बार हुआ था, मतलब आई एम अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़, वेरी एंटरप्राइजिंग। तो एक फेज था जब कुछ वर्क परमिट ट्रांजिशन की वजह से यू नो आई वाज नॉट इन अ यू नो सो एज टू से ट्रेडिशनल वर्क फॉर्मेट। तो तब मैंने कुछ दिन ट्रांसलेटर एज इंटरप्रेटर काम किया था, जहाँ बंगाली एंड फ्रेंच वाज यूज्ड, एंड आई फेल्ट इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। बट उसके बाद जब वर्क परमिट का मैटर सॉर्ट आउट हो गया, आई वेंट बैक टू माई यूजुअल ट्रैक ऑफ इंटरनेशनल सेल्स। बट मुझे लगता है दैट्स अ गुड प्लान बी फॉर सम टाइम इन लाइफ,
But अच्छा लगा था. It was a good experience, but not why I did all my studies. So I didn't want to continue as a primary profession. Yeah, but just because you are comfortable with the French, so you have a plan B. Yeah, exactly. Yeah. And ये काफी सालों पहले की है, तो I think अभी तो शायद proficiency और बढ़ गई है. It's gone better. It's better than. पर ये भी बात है कि I mean दूसरा सब्जेक्ट चले जाएंगे, बट अभी AI इंट्रोडक्शन के बाद पता नहीं वो वाला फील्ड कैसा काम कर रहा है. आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई नो लॉन्गर स्टेड इन टच. बट हाँ, 15 साल पहले उसका एक डिमांड था. और फिर ग्रेनोबल में उतने बंगाली स्पीकिंग लोग नहीं थे जिनको बंगाली और फ्रेंच आती थी, एंड इट वाज अ रिक्वायरमेंट व्हिच वाज वेरी रीजनल. So yeah, that opened doors, and for some months I had a very good experience with that. Okay. So would you like to give that advice to our viewers that if they are planning to come here, to at least do some crash course? बिल्कुल. अगर किसी के पास वक्त है आने से पहले, तो और अगर अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्स है, बिल्कुल करना चाहिए. आई थिंक इट अगेन बेटर इक्विप्स यू बिफोर कमिंग टू अ प्लेस जहाँ की लोकल लैंग्वेज इतना प्रीडोमिनेंट है. तो हाईली सजेस्टेड. आपने यहाँ से PhD किया. हाउ डिड यू अप्लाई, एंड इफ अगर आज की तारीख में कोई आना चाहे और यहाँ से PhD करना चाहे, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा और क्या प्रोसीजर है कि वो लोग आराम से हैसल फ्री इजीली अप्लाई कर सकें, एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन दैट? तो मैं जब अप्लाई किया था, तो एसेंशियली जैसे मैंने बोला कि आई सर्च फॉर ए लैब. आई मीन जैसे आप सब्जेक्ट को देख के सर्च करते हो, तो आई सर्च फॉर द लैब एंड देन आई गॉट इन टच विद सम प्रोफेसर्स, क्योंकि वहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है, किस एरिया में काम होता है, और उनका क्या क्या रिसर्च पेपर निकला है या ग्रुप्स क्या क्या है, इनको आप या जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको देखना पड़ेगा. एंड ही और शी हैज़ टू फाइंड लाइक व्हाट इज़ द एरिया इन विच ही वुड लाइक टू अप्लाई. और उनका जो कोई कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा, या जो सेक्रेटरी का नंबर रहेगा, या ईमेल रहेगा, या डायरेक्ट प्रोफेसर्स, जैसे मैंने डायरेक्ट प्रोफेसर को मेल किया था. तो लकीली मेरे लिए वो काम कर गया था, क्योंकि मैंने प्रोफेसर को मेल लिखा था, और विद CV एंड ऑल द डिटेल्स, सॉर्ट ऑफ लाइक ए शॉर्ट मोटिवेशन आल्सो, बट वो लंबा कुछ नहीं, कुछ छोटा, ताकि प्रोफेसर आई मीन मेल को देख के समझ सके कि व्हाट इज द इंटेंट एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड. तो एसेंशियली दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. अब मैं अभी जानता हूँ कि शायद कुछ कोर्सेस में TOEFL का ज़रूरत होता है. जैसे कुछ लोग मास्टर्स करने जो आते हैं उनको TOEFL के लिए पूछा जाता है. तो PhD के लिए हमारे टाइम पे वो रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि हमारे इंडिया में जैसे all the language is in English, so that helps. The education is in English. So we got the waiver. बाकी देखो, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ का जो PhD जो स्कॉलरशिप, तो नॉर्मली ऑल द PhDs here are funded. ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई PhD के लिए आ रहा है या उसको फंडिंग नहीं है, क्योंकि ये जैसे US में बहुत मुश्किल होता है फंडिंग मिलना. तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, आपको प्रोफेसर मिल जाएगा, उसके बाद प्रोफेसर आपको बोलेगा कि वी डोंट हैव फंडिंग, सो यू हैव टू वेट. तो ये यहाँ पे कभी नहीं होता, या एटलीस्ट होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के जब PhD जब डिफाइन होता है सब्जेक्ट, तो इट कम्स फ्रॉम पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट. सो एवरीथिंग इज इन प्लेस. They define the project, and once the project is defined, they define what PhDs can come, can be joined to make this project, and then they postulate those posts. So it's very well defined. और एक बार अगर आप जो right professor से आपका contact हो गया, then you just have to follow the process, and that will take you through. और मास्टर्स जो नॉर्मली यूरोप में होता है, सो इफ यू डू द M2 मास्टर जो रिसर्च मास्टर्स है, उसके बाद इट बिकम्स मच इजी फॉर यू टू गेट द PhD. बट अगर ये तो बिकॉज आपने मास्टर जो है वो स्विट्जरलैंड से किया, और इट्स आपका जो मास्टर्स था वो रिसर्च बेस्ड था, टॉपिक जो था. लेकिन इंडिया से कोई आता है तो द सेम मास्टर्स के साथ जो इंडिया में जिस तरह से मास्टर्स रहते हैं, उसके साथ वो PhD के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो आपका IITs या जो हमारे इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल
फील्ड में बोल रहा हूँ, हम्म, क्योंकि हमारे वहाँ पे मास्टर जो होते हैं सब 2 साल का ही होता है, Yeah. आई मीन 1.5 साल का कोर्स और 6 महीने का एक इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट जो भी होता yes, है। तो उस हिसाब से दे ऑल दोज मास्टर्स नॉर्मली क्वालिफाई फॉर द पीएचडी। तो okay, पर अगर कोई शॉर्ट मास्टर, जैसे बहुत सारे कोर्स अभी शुरू हुआ है वेरी स्पेशलाइज मास्टर्स 1 साल का, वहाँ पे शायद दे माइट गेट They okay, need to check for the credits. चेक फॉर Yeah. द क्रेडिट्स। okay. तो हाँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ। And the procedure will remain same. आई थिंक द प्रोसीजर विल रिमेन द सेम। Okay, okay. Thank you. So, do you think salary is a motivation for doing PhD? मेरे ख्याल से फ्रांस के हिसाब से तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ का सैलरीज बहुत ही लिमिटेड, आई मीन लिमिटेड इन ए सेंस कि देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ सैलरीज जैसे आप देखोगे। तो ऐसे नहीं है कि पीएचडी करने के बाद आपका मास्टर्स का जो सैलरी है उससे पीएचडी का सैलरी डबल हो जाएगा, Okay. ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। Okay. बट मैं यहाँ पे एक चीज में दिखा हूँ कि जो आपका जो सैलरी का जो स्केल होगा दैट इज वेरी वेल डिफाइंड, कि कितने साल का एक्सपीरियंस और कितने साल का पढ़ाई और क्या आपका Okay. आपका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, तो इन सब को मिला के आपको आपका सैलरी सेट होता है, एंड दैट इज वेरी यूनिफॉर्मली फॉलोड अक्रॉस ऑल द कंपनीज। तो यहाँ पे कोई वो बार्गेनिंग करके, हाँ हो सकता है, देखो अगर आपके पास कोई वेरी स्पेशल स्किल है जिसके लिए आप बार्गेनिंग कर सकते हो, दैट यू माइट डू। बट इन जनरल जैसे मैं देखा कि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये आपका डिग्रीज है, ये आप जानते हो, तो they know कि which scale you should be, and there is a very clear guidance for the company and from the जो यहाँ का जो लेबर जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उनका वो गाइडेंस आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी प्रॉपर्ली डिफाइंड, दैट हेल्प्स देम टू सेट द सैलरीज। और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से कम है। मगर जैसे सैलरी स्लिप में सबका होता है कि यहाँ एक कोएफिशिएंट होता है, और जो आनंद ने बोला कि इट्स अ क्यूमुलेशन ऑफ द पॉइंट्स और व्हाटएवर यू नो बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एंड ऑल, तो सबका कोएफिशिएंट रहता है, इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने यहाँ पे अपार्टमेंट की लाइफ भी देखी है, एंड नाउ यू हैव अ ब्यूटीफुल मेजो, beautiful house. थैंक यू। So, do you think there is a difference in the lifestyle or sense of belonging? मतलब इफ़ आई कैन आंसर, अपार्टमेंट में जब थे तो किराए वाला में थे, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग थोड़ा कम था, इवन दो काफ़ी साल या काफ़ी अच्छे मोमेंट्स थे, बट वो वाला फीलिंग कि कुछ अपना ओन करना चाहिए, तो वो नहीं आया था। ऑफ कोर्स आई मीन द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाज लेस। तो हाँ, मैंने इन दैट सेंस आई थिंक देयर वाज नो डिफरेंस। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑनेस्टली मुझे तो हमेशा यही लगता है कि इट डिपेंड्स अपने आप को हाउ यू अडेप्ट टू इट। व्हेन वी वर इन द अपार्टमेंट वी वर एक्सट्रीमली हैप्पी द वे इट वाज, और अभी हम लोग हाउस में शिफ्ट किए हैं, we like to see the girls also, you know, enjoying the small garden etc. तो I think दोनों में pros and cons है, तो but each of them has their own advantages to go with. सिटी के हर एक पॉकेट्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। Yes, कुछ true, कुछ जगह में कोई सोशल प्रॉब्लम होती है। Okay. So, अगर किसी को यहाँ पे घर खरीदना है, whether it's a mezzo or apartment, so what advice would you like to give कि these are some very important points to keep in mind when you are going to buy a house or apartment? तो मैं चाहती हूँ कि आनंदा बोले, बट उसके पहले आई थिंक कि शायद आपने पहले भी कुछ लोगों से अगर सवाल पूछा है, तो आई थिंक वी विल फोकस ऑन द पॉइंट्स जो मेजो के अराउंड है, जस्ट टू गिव एन एक्स्ट्रा पॉइंटर। तो गो अहेड। तो कुछ जैसे क्राइटेरिया होना चाहिए, जो अब मेजो भी लो या अपार्टमेंट भी लो, जो भी हो। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो मेरे को लगता है कि जो एरिया है जहाँ पे आप घर ले रहे हो, तो उस एरिया कैसे है। तो उसके लिए जैसे हमारे काफ़ी दोस्त हमको बोला था कि आप वहाँ पे सवेरे जाओ, आप शाम को जाओ, आप रात को जाओ, आप देखो उस एरिया में, पैदल चल के देखो या ऐसे घूम के देखो कि आपको कैसे महसूस हो रहा है, आप सेफ फील कर रहे हो कि नहीं। तो आई थिंक दैट वाज ए वेरी वैल्यूएबल सजेशन जो हमने यहाँ भी किए थे। उसके अलावा हमने जो किया कि यहाँ का जो नेबर्स है उनसे बातें की कि कैसे है नेबरहुड, क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, ये है। प्लस ये भी पूछे कि अगर कोई घर
सेल पे है तो क्यों मतलब Why they are selling the एग्जैक्टली नॉट ऑन द okay. फेस बट फिर भी पूछना है कि कुछ प्रॉब्लम है डू यू नो व्हाई दिस पर्सन इज सेलिंग द हाउस Okay. और मुझे लगता है कि नेबर्स यूजुअली ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं बिकॉज उनको पता है कि इवेंचुअली यू कुड बिकम देयर Yes. फ्यूचर नेबर सो वी गॉट वेरी नाइस फीडबैक वेरी ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम इन एंड अराउंड जो हेल्प किया था इन द डिसीजन और बाकी जो टेक्निकलिटीज है जैसे कनेक्टिविटी कैसा है क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हम लोग मीन्स नॉर्मली लोग ऐसे घर नहीं लेंगे जहाँ से सिर्फ गाड़ी लेके आप लोग को जाना पड़ेगा देयर शुड बी सम पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि यूरोप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है सो वी वांटेड टू टेक सम प्लेस जहाँ पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो ताकि लोग आ सके या अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी या किसी को ज़रूरत पड़ी वो बस लेके या ट्राम लेके जा सके ये है एक पॉइंट और दूसरे कि घर का यहाँ पे जो एनर्जी जो एफिशिएंसी है जो डीपीई बोलते हैं कि आइसोलेशन कैसा है हीटिंग किससे चलती है तो आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी ठंड होता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है इट कैन चेंज अ लॉट बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ हीटिंग यू हैव जैसे अगर आपके पास पंप शाला है तो वो काफ़ी एडवांस्ड है अगर आपका पुराने जैसे वो फ्यूल से चल रहा है तो दैट इज़ वेरी बैकडेटेड बट बहुत सारे घर है जहाँ पे वो भी है तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए और जैसे आपका घर में इम्पोर्टेंटली जो आपका जो पाइपिंग है या इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शंस है इनका सब रेटिंग होता है तो यू हैव टू सी द रेटिंग्स कि इफ दे आर अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स नॉर्मली दे आर विद इन द नॉर्म्स पर नॉर्म यहाँ पे बहुत जल्दी चेंज होते हैं 2001 का एक 2011 का लास्ट नॉर्म था तो हमारे हिसाब से क्योंकि ये घर नया है तो इट इज अकॉर्डिंग टू दैट पर आप थोड़ी पुराने घर आप खरीदे तो मे बी इट माइट नॉट बी ऑफ द नॉर्म तो उस हिसाब से आपको यू हैव टू प्रोबब्ली टेक एन अपॉइंटमेंट विद एन इलेक्ट्रिशियन टू मेक श्योर क्या चेंजेस करना चाहिए तो these are important things for the safety and the security of you and your family और फिर नोट आई मीन यूजुअली आप नोटर के थ्रू जो सॉलिसिटर बोलते हैं उनके थ्रू ही यहाँ सब सेल होता है तो उनका ड्यूटी और इनका जॉब रोल ये भी होता है कि वो भी वेरीफाई करे कि ऑन फेस या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है कि नहीं कोई नॉर्म्स मीट हो रहा है कि नहीं और अगर उनको कुछ वार्निंग दिखता है तो वो आपको बोलते हैं बट जैसे आनंद ने हीटिंग का बोला है मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ कि अपार्टमेंट में हमने देखा था कि मेक्स अ डिफरेंस कि ऊपर हीटिंग चल रहा है नीचे हीटिंग चल रहा है तो उसमें ना थोड़ा आपका इंक्लूड मतलब इट हेल्प्स योर अपार्टमेंट बट हाउस का ये है कि इट्स कम्प्लीटली सॉइल ऑन द सॉइल राइट completely actually exposed from all the एग्जैक्टली sides. कम्प्लीटली तो एक्सपोज्ड इसीलिए अगर हीटिंग या इंसुलेशन ठीक ठाक नहीं है तो आपका एनर्जी बिल बहुत ही काफ़ी डिफरेंस होता है और फिर फेसिंग वो तो मुझे पता है कि अपार्टमेंट में भी वेरी ऑफन हम लोग देखते हैं कि कौन सा फेसिंग एंड ऑल सनलाइट आ रहा है कि नहीं जैसे इंडिया से हम लोग आते हैं तो बोलते हैं ना कि साउथ या ईस्ट ओपन होना चाहिए East open ताकि Absolutely. ताकि धूप आए Absolutely. हमारे जैसे वास्तु में। एब्सोल्युटली और पेपर वर्क फ्रंट ऑफ साइड अगर मैं बोलूँ तो अगर आप शायद अपार्टमेंट के लिए भी लागू होगा पर मुझे घर का पता है कि अकॉर्ड द प्रिंसिप एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप अपने बैंक मतलब लोन वाला बैंक भी नहीं बिकॉज मोस्ट ऑफ इट आप लोन शायद कोई और बैंक से भी ले सकते हैं जिसमें रेट्स इंटरेस्टिंग हो अपने एग्जिस्टिंग बैंक के पास आप जाइए और आप बोलिए कि यू आर लुकिंग टू परचेज समथिंग एंड व्हाट दे डू इज वो आपके मंथली सैलरी योर सेविंग्स kind of fictitious 17 to 20 years of loan duration करके they'll give you an amount which is the maximum buying capacity for you. तो वो document काफ़ी strong document है especially because घर में काफ़ी बार होता है कि आपने visit किया and then you make an offer. It can be at the price, it can be less. But irrespective, for you to be a strong candidate in that game, I think वो accord the principle matter करता है और हमने देखा था कि काफ़ी सारे एजेंसीज जब घर दिखा रहे थे तो उन लोगों ने हमसे पूछा था कि लोन का बात हो चुका है कि नहीं तो वेरी इजीली वी यूज्ड टू शो देम द डॉक्यूमेंट एंड दे वर लाइक अच्छा दे आर सीरियस कैंडिडेट्स एंड देन बात लाइक आगे बढ़ सकती है सो दैट्स वन पॉइंट सेकेंड बात ये भी है कि इट्स नाइस आइडिया टू आस्क फॉर प्रीवियस इंश्योरेंस अटेस्टेशन या डॉक्यूमेंट ताकि आपको समझ में आएगा कि अगर ओनर ने कोई क्लेम किया होगा बिकॉज वो सारा आपके नोटरी के पास मतलब सॉलिसिटर के पास बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है
बट इफ़ यू आस्क दे आर ऑब्लाइज टू गिव यू, आई मीन द ओनर इज ऑब्लाइज. तो अगर आपने देखा कि 2 साल पहले एक मैसिव वाटर लीकेज के लिए कुछ क्लेम हुआ था इंश्योरेंस का, हाउस इंश्योरेंस का, तो दैट शुड बी अ वार्निंग साइन फॉर यू टू मेक श्योर कि आप चेक करें कि दीवार के पीछे कोई ह्यूमिड वॉल्स है कि नहीं, या यू नो आई मीन समथिंग दैट दे आर ट्राइंग टू conceal, so as to say. So that could be a good advice. And lastly again, अगर आपका आपको पता है कि लोन अमाउंट आपका सिग्निफिकेंट है, यू कैन गो थ्रू अ कुर्तियर. तो कुर्तियर काइंड ऑफ लोन ब्रोकर, इफ आई कैन पुट इट दैट वे. तो वो सारे बैंक्स के साथ उनका टाई अप रहता है, और आप जाकर बोलेंगे कि आपको ये अमाउंट का लोन लेना है, तो दे ट्राई टू नेगोशिएट विद ऑल द बैंक्स टू गेट यू अ गुड इंटरेस्ट रेट. तो थैंकफुली हमारे केस में ये था कि कोविड इयर्स में द इंटरेस्ट रेट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग, तो कुर्तियर कुडंट प्रपोज अ बेटर. बट आजकल के दिन में जैसे हमने देखा कि इट कुड मेक अ डिफरेंस. आई मीन इवन 0.5% कैन मेक अ डिफरेंस फॉर यू. Your parents have visited so many times. तो उनका जो वीज़ा प्रोसेस है वो कैसा है, पूरा प्रोसीजर? इट इज़ ईजी, मतलब आप यहाँ पे बैठे बैठे कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली हम इंडिया में एजेंट के थ्रू जाते हैं? तो कैन यू प्लीज़ गिव अ लाइट ऑन दिस? बिल्कुल. सो मैंने और आनंदा ने, जैसे हम लोग पहले जब अप्लाई किए थे, तो टू बी ऑनेस्ट हम लोग भी एजेंट के थ्रू ही अप्लाई किए थे, बिकॉज हमको भी तो प्रोसेस का उतना नहीं पता था. बट यस, ऑनेस्टली इट्स एन ईजी प्रोसेस. तो बेसिकली यहाँ से हमारे तरफ से एक इनविटेशन लेटर, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, जिसको फ्रेंच में अटेस्टेशन d'accueil बोलते हैं, वो इंटीग्रल डॉक्यूमेंट है, तो वो भेजना ही पड़ता है. इट्स अ वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट. तो वो लोकल टाउन हॉल से अप्लाई करना पड़ता है. तो हमारे तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स हमारा लगता है, तो हमारा आईडी प्रूफ हो गया, यहाँ का रेजिडेंस प्रूफ, टैक्स रिटर्न, और लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप, प्लस यहाँ का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यू नो, योर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, वो देकर, एंड एक स्टैम्प ड्यूटी भी खरीदना पड़ता है. तो यू आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट, एंड इट्स लाइक आपका टाउन हॉल इज यू नो टेलिंग यू और कन्फर्मिंग that yes, this is a valid address, and you know, the area of the house is mentioned, and आप किस किस को invite कर रहे हो, जैसे आपके पेरेंट्स को invite करो तो उनका नाम, पासपोर्ट डिटेल्स एक्सेट्रा. तो that document is definitely an integral crucial document for the visa application. और उसके सिवा जो उनका फ्रांस वीज़ास के जो ऑनलाइन वेबसाइट है, तो इट्स एन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस. बिल्कुल आप खुद भी भर सकते हो, एंड इट्स मच ईजियर दैट वे. आप अपने पेरेंट्स के तरफ से भर सकते हैं. वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट, जहाँ आपके पेरेंट्स के डिटेल्स मोस्टली देना पड़ता है, प्लस आपके एड्रेस एंड ऑल. एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आवर साइड बिसाइड्स द अटेस्टेशन d'accueil इज अगेन जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया था, आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, सैलरी स्लिप, टैक्स रिटर्न, एंड द प्रूफ ऑफ डोमिसाइल. और आपके पेरेंट्स का सेम, अगर वो लोग वर्किंग है तो उनका यू नो सैलरी स्लिप एंड ऑल, टैक्स रिटर्न, प्लस पासपोर्ट कॉपीज एक्सेट्रा. तो ओवरऑल दिस इज द स्टैंडर्ड लिस्ट, और एक्चुअली लिस्ट काफ़ी क्लियरली मेंशन भी रहता है वंस यू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म. और उसके बाद एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इज अप टू यू. जैसे हम लोग ट्रेडिशनली वी पुट अ कवर लेटर saying that you know, I am so and so inviting my parents so and so to come and spend time with our kids and their grandchildren and all. तो just like a cover letter for the visa officer. और इसके सिवा अगर मतलब इफ़ आई कैन गिव अ टिप्स, तो आप पीक सीजन अवॉइड कीजिए. आप 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं. जैसे अगर कोई 1 जुलाई आना चाहता है, तो यू कैन अप्लाई इन जैन. तो अप्लाई इन एडवांस, अवॉइड मई टू सितंबर, बिकॉज तब VFS में अपॉइंटमेंट मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. इट्स अ ह्यूज रश. तो इफ़ यू नो द डेट्स, गो अहेड, यू नो, get your visa process started. Okay. So is it enough, or would you like to add something? नहीं, मेरे ख्याल से this is sufficient, and I think if you are lucky, they might give a visa which is the validity period is quite long. Okay. जैसे मेरे पेरेंट्स के लिए एक बार तो उन्होंने 3 साल का वैलिडिटी वीजा दिया था. Okay. तो अगर you know, I mean, once you apply for several times, Okay. I don't know if they have any official method to track that, but it happened to them that, you know, they got a very visa which was valid for 3 years. Okay. So but I think attestation की ये जो procedure है, I think this is the best way to Okay. and a sure shot way that, you know, they will not reject.
बट जस्ट प्रिसाइसिंग कि जो हमने प्रोसेस बोला दैट्स टिपिकल विजिटर शॉर्ट टर्म वीज़ा, शॉर्ट टर्म शॉर्ट स्टे वीज़ा जिसको बोलते हैं, लेस देन 90 डेज। तो 3 साल का वीज़ा अगर दे भी देंगे तो दे कैन स्टे मैक्सिमम 90 डेज, बिल्कुल, बिकॉज इसके अलावा भी लॉन्ग टर्म वीज़ा है जो और एक कैटेगरी है, बिल्कुल तो द प्रोसीजर विल बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है। काफ़ी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड लोकल प्रीफेक्चर जो होता है, नॉट जस्ट द टाउन हॉल दैट गेट्स इन्वॉल्व्ड, यू नो, तो दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। और उसमें वेटिंग पीरियड भी ज़्यादा होता है, वेटिंग क्योंकि पीरियड ज़्यादा उसमें है। आपको डॉक्यूमेंट कम देना पड़ता है, यहाँ से सब डॉक्यूमेंट जाता है एंड देन दे विल कॉल योर पेरेंट्स, वो जो भी आ रहा है, टू कम एंड कलेक्ट इट एंड टेक द वीसा एंड ऑल दिस थिंग, सो इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। It's a different process. Okay. Okay, thank you so much. It seems that the process is quite straightforward and easy to follow. बिल्कुल, ऑनेस्टली एप्लीकेशन प्रोसेस इटसेल्फ, फॉर्म इतना सिंपल है, एक बार फॉर्म का फिल हो गया, जो नंबर जनरेट होगा, आप वीएफएस की वेबसाइट में जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, तो इट्स वेरी क्लियर कट एंड वंस अगेन हाईली सजेस्टिंग कि आप दिसंबर, जैन, फेब ये वाले मंथ्स में अप्लाई कीजिए एंड इट विल बी कम्प्लीटली केक वर्क फॉर यू। Okay, और thank you. जो एटेस्टेशन एक्वी है वो जैसे, क्योंकि हम लोग सेसा में रहते हैं तो यहाँ का मेरी छोटा है, तो जैसे आप यू कैन गेट इट इन 2 days। Okay. हाँ, ये भी एक बात है कि बड़े शहर में जैसे पेरिस में हो गया या फिर ग्रेनोबल का टाउन हॉल, वहाँ अपेरेंटली आपको मतलब अपॉइंटमेंट मिलना के लिए 1 महीने लग सकता है एंड देन वंस यू आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट उसके बाद भी कुछ हफ्ते का लीड टाइम रहता है। Okay. तो उसका काफ़ी टाइम लग जाता है। कोइंसिडेंटली हमको वो फेस नहीं करना पड़ता है अभी, बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम बिग सिटीज़, जैसे हमको रिसेंटली मर्सई का भी पता चला था कि अपेरेंटली ऑलमोस्ट 6 weeks लग जाएगा टू गेट जस्ट द डॉक्यूमेंट इन प्लेस। तो हाँ, यू नो, प्लान इन एडवांस, इट ऑलवेज consider all these things in mind, Okay. so that you can, your parents can come in the right moment. stress free and you know Stress-free, yes, visa will yes. be in advance. Yes, sure. यहाँ ग्रेनोबल में दिवाली पार्टी सेलिब्रेशन रहता है, तो इट्स अ बिग इवेंट, इतने सारे लोगों को कलेक्ट करना, सो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। तो दिवाली पार्टी सेलिब्रेट करने का आइडिया कैसे आया? तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग भी मैं जब आया था 2005 से लेके तब कैसे होता था, तो एक्चुअली यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है जिन वो नमस्ते ग्रेनोबल बोल के, नमस्कार ग्रेनोबल। नमस्कार ग्रेनोबल, तो वहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं और आगे भी थे, कोई शायद नहीं है अभी, तो वो लोग ही ऑर्गेनाइज करते थे। तो जैसे बड़ा हॉल लेके, और उन्होंने वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पे वो ग्रेनोबल के काफ़ी जो इंडियन रेस्टोरेंट्स है वो भी सब एक साथ थे, शायद अभी भी होगा। तो वही दैट वाज द ओनली सिंगल सोर्स एंड प्रीडोमिनेंट इवेंट, और वही सबको लेके करता था। पर विथ टाइम उनका शायद मेंबर्स कम हो गया, या आई मीन द फ्रीक्वेंसी वाज लेस। तो उसके बाद ऐसे हो गया कि कुछ साल तो हुआ नहीं। तो उसके बाद हमारे ही कुछ दोस्त लोग थे जो अभी ग्रेनोबल छोड़ के चले गए, तो उन्होंने फिर से चालू करना शुरू किया, बट इट वाज लाइक इनफॉर्मल, नॉट थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने शुरू किया और 2-3 साल उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया। तब हम लोगों ने सोचा कि अच्छा है, ये अच्छा चल रहा है, और हमारा जो एक लाइक वी बिकम लाइक ए क्लोज्ड कम्युनिटी जहाँ पे लोग आते हैं और ग्रेनोबल का जो दिवाली का त्यौहार मनाते एक साथ। तो वी थॉट दैट यू नो लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस। तो काफ़ी लोग हैं, तो हम लोग सबसे एक साथ आके हम लोगों ने सोचा कि लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस थिंग। और वैसे अभी जो होता है यहाँ पे वो वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है, बट इट्स कम्प्लीटली अनऑफिशियल। यहाँ पे कोई एसोसिएशन भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग वॉलंटरीली सब आते हैं और हर कोई खुद के हिसाब से काम करता है। ग्रेनोबल से बाहर का भी लोग आते हैं जैसे आप लोग तो सब मिलके एक साथ करते हैं और इसमें मजा आता है, और देखते हैं इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। पर इसका जो कुछ डिटेल्स है ये तुम बता सकती हो। बिल्कुल, आई मीन अंग्रेजी में कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो मुझे लगता है कि अभी ये 3रा साल, अभी 4था साल होने वाला है। तो ग्रेनोबल का जो इंडियन कम्युनिटी है, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, सबके थैंक्स टू एवरीवन, आई मीन सबका इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग था। तो एंड यू नो दैट
दैट शोज कि हर साल हम सब मिलकर कर रहे हैं, द एंटायर टीम, द एंटायर कम्युनिटी इज डूइंग इट. तो कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशन वाइज कुछ मेन चीज़ें, तो पहला तो डेट फिक्स करना चाहिए को पड़ता है. इट शुड नॉट, वी यूजुअली अवॉइड कि बच्चों की स्कूल वेकेशन में ना हो, क्योंकि उस वक्त लोग घूमने जाते हैं एक्सेट्रा. और यूजुअली सैटरडेज प्रेफर करते हैं हम, क्योंकि हम देर तक रह पाएंगे. संडे को फिर थोड़ा थकान रहेगा. दूसरी बात है हॉल. तो कुछ साल हम लोगों ने एक जगह में किया था, फिर लास्ट ईयर हम लोगों ने शिफ्ट किया. तो हॉल का जैसे रेड टेप रहता है ट्रेडिशनली, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इन फ्रांस, तो हॉल बुकिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है. तो आई थिंक दैट शुड बी लाइक द टॉप प्रायोरिटी. तो जल्दी डेट फिक्स हो जाए, फिर जो भी हॉल अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो फिक्स हो जाए. एंड फिर केटरिंग, तो वी यूजुअली आवरसेल्व्स, मतलब एक कॉमन चॉइस है, तो उनका अवेलेबिलिटी रहना भी ज़रूरी है, तो वी कम्युनिकेट टू देम. और फिर द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये हो गया कि आफ्टर द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर तो पूल बनाना पड़ा बिसाइड्स द यूजुअल सोशल ग्रुप या द टीम वी हैड. पर उसके बाद से द व्हाट हैपेंड वाज वी यूज्ड टू रीच आउट टू द सेम ग्रुप ऑफ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स और अटेंडीज एज अ प्री कन्फर्मेशन, नॉट एट द पेमेंट स्टेज, उसके पहले, टू हैव एन आइडिया कि आर दे गोइंग टू कम और नॉट. और उसके बाद जो मैक्सिमम कैपेसिटी है हॉल का, उसके अनुसार हम देख लेते हैं. अगर कुछ मार्जिन रहा तो वी रीच आउट टू अदर्स, बट वी डू नॉट पब्लिसाइज इट एवरीवेयर, बिकॉज फिर इतने सारे इनकमिंग डिमांड्स रहते हैं, तो उनको हम मायूस करना नहीं चाहते हैं. तो इसलिए इट्स मोर लाइक पहले अपने एग्जिस्टिंग पूल, एंड देन अगर जगह रहा then we reach out to people, the next circle. तो फिलहाल तो वही है, but we started with 70, and I think the thanks to the entire team अभी we reached 100, around 190, 100. तो और फिर पेमेंट, यूजुअली वी ट्राई टू रैप द पेमेंट 2 months बिफोर द इवेंट, ताकि पूरा बजट का आइडिया क्लियर हो जाए, एंड एवरीथिंग इज ऑन बोर्ड एक्सेट्रा. सो या ओके. सो अगर कोई नया आता है, या नया भी नहीं है, यहाँ पे किसी को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम, या देयर आर सम चैलेंजेस जो आते हैं, तो उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बिल्कुल. तो पहली बात तो ये है कि गेट योर विलेज टुगेदर, दैट्स प्रीटी मच द फर्स्ट थिंग, बिकॉज इतना बड़ा इवेंट इट्स इम्पॉसिबल टू हैंडल इट ऑन योर ओन. एंड लाइक आई सेड, फॉर अस इट वाज सो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल कि हमारा जो सोशल ग्रुप है, एवरीवन लाइक कंप्लीटली पुट देमसेल्व्स फॉरवर्ड. तो दैट्स लाइक अ ह्यूज थिंग. तो पहली बात तो यू नीड योर सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस. और फिर दूसरी बात तो जैसे मैंने बोला हॉल का, एंड देन ऑफ कोर्स आई मीन गेटिंग द पूल ऑफ अटेंडेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो for first timers, I think you just need to reach out to friends of friends, and word of mouth, and get some pre confirmation, ताकि आपको पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है. और फिर टिकट का भी प्राइस का अप्रॉक्सीमेट आइडिया रहना चाहिए, बिकॉज 10 यूरो और 20 यूरो में फ़र्क होता है. अगर लोग जानते हैं 10 यूरो तो शायद एक अलग रिस्पॉन्स होगा, अगर उनको पता है 20 यूरो देना है तो अलग रिस्पॉन्स होगा. तो कुछ तो एक बॉल पार्क फिगर इज नीडेड इन ऑर्डर टू गेट अ प्री कन्फर्मेशन. एंड देन आई थिंक, बट एक बात ऑफ कोर्स हॉल के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए. मोस्ट हॉल्स विल गिव यू अ डेडलाइन ऑफ टाइम, जैसे 11 PM. शोर शराबा ना हो ऐसा इंश्योर करना चाहिए. एंड देन द क्लीनलीनेस, बिकॉज ख़त्म हो जाए इवेंट, उसके बाद एक चंक ऑफ टाइम नीड्स टू बी टू क्लीन एंड अरेंज द हॉल एज इट वाज डिलीवर्ड टू यू. तो उसका काफ़ी महत्व है, अदरवाइज कॉशन डिपॉजिट जाता है. तो you need to be very careful about all those, you need to follow the rules very strongly. And hall कैसे सर्च कर सकते हैं? So यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ हम डायरेक्ट जाके कर सकते हैं, या जो टाउन हॉल रहता है, टाउन हॉल वहाँ से कर सकते हैं. सो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? तो प्लीज गो हेड. हर एक सिटी का, आई मीन सिटी में जो कम्यून जो है, उनका टाउन हॉल है, और टाउन हॉल का वेबसाइट है. तो वहाँ पे वो साल द एक्टिविटी या साल द कुलचूर बोल के अलग से सेक्शन रहता है. तो आपको सेसा में मिलेगा, ग्रेनोबल में मिलेगा, वहाँ पे लिस्ट ऑफ हॉल्स, साल पॉलीगन बोलते हैं यहाँ पे. तो और वहाँ पे जो हॉल्स हैं उनका कैटेगरी रहता है कि अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी. और तो उस हिसाब से आप देखो, और अलग अलग जैसे क्या बोलते हैं, जो फैसिलिटीज़ भी होता है, क्योंकि कुछ हॉल में है कि सिर्फ हॉल है,
कुछ हॉल में है कि हॉल के साथ आपको किचन मिलेगा, कुछ हॉल के साथ किचन बड़ा मिलेगा। ओके क्योंकि हम लोग जो ऐसे करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा किचन स्पेस होना चाहिए, क्योंकि चाय वगैरह बनते हैं या खाना वाना आते हैं, तो ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके तो ये सब का हिसाब से आपको ओके जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको देखना पड़ेगा। पर प्लस बस ऐड करना चाहती हूँ कि प्राइस भी मेंशन रहता है उसमें, टैरिफ। तो कुछ कुछ जगह में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट हॉल्स आर बिगर, बट यू नीड टू बी रिजनेबल कि आपका बजट कैसा है। तो हाँ, वो वेबसाइट में आपको Okay. सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो टाउन हॉल की वेबसाइट पे यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और बजटिंग के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको हॉल का प्राइस और अगर कोई एक्स्ट्रा खाना पीना या ये हो रहा है, इनका प्राइस के हिसाब से आपको बजट ओके करना होगा। Yes. तो मेरे ख्याल से आप जो भी कुछ कर रहे हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यू शुड एटलीस्ट मेक श्योर कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप हॉल लो एंड कीप योर हेड काउंट फिक्स टू दैट इनिशियली। Now, after a couple of years, once you know that that head count is always there, then it helps you to Okay. grow bigger. या ताकि ऐसा ना हो कि आपने बड़ा हॉल ले लिया, लोग आए नहीं, yes, you yes, cannot आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि आप टिकटिंग प्राइस ठीक से नहीं कर पाए। तो in that sense, I think the best way is to start from a smaller size and then grow. एंड देन as- गो ओके And you should also have the capacity to operate in a shoestring budget, because honestly, माने budget and expenses completely break even में रहता है। So because we're not scaling to that level जहाँ you know थोड़ा margin रह पाए। तो और हॉल का मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि बुक इन एडवांस। जैसे अगर नवंबर में इवेंट है, यू कैन बुक द हॉल वे बैक इन जून। जिस मोमेंट उनका प्लानिंग स्टार्ट हो जाए तो वो डिफाइन नहीं रहता है, तो आपको कांटेक्ट करते ही रहना पड़ेगा ओवर द फोन प्लूटो, बिकॉज ईमेल्स में हमेशा उत्तर नहीं मिलता है। एंड देन जैसे ही उनका प्लानिंग शुरू हो जाए, यू जस्ट नीड टू बी द फर्स्ट वन टू ब्लॉक द डेट्स, बिकॉज उनके खुद के भी टाउन हॉल्स के इवेंट्स रहते हैं, सो देयर एजेंडा गेट्स फिल्ड अप प्रीटी क्विक। Okay, thank you. That's really very informative information. So if someone is coming, some newcomer is coming to France, और उनके लिए जो recently यहाँ पर आए हैं, so what 3 strong key points as an advice you would like to give? So the first one is keep your mind and arms open. यहाँ के रंग में ढल जाओ, adopt the culture, you know, appreciate the people around, everything about France. I think it makes the journey much easier and beautiful. Okay. मैं तो बोलूँगा कि फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ा Language. सीख के आना चाहिए। नहीं तो I mean it helps a lot. Yeah. It might not be like you can probably go without that. Yeah. But if you know the local language, it Yes. will make your life much easier. Much जो भी आ easier. रहा है। That's true. I mean even आप थोड़ी सी बोल लेते हो, that might make a lot of difference. Yeah. और दूसरी चीज़ ये कि फ्रांस स्पेशली ग्रेनोबल में बहुत सारे माउंटेन्स है, लेक्स है, आई मीन नेचर यहाँ पे बहुत ही रिच है। Yes. तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी आ रहा है टू एक्सप्लोर द प्लेसेस अराउंड। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आप अगल बगल के छोटे गांव में या पार्क में या यहाँ जा सकते हो एंड एक्सप्लोर करो। दैट विल कीप यू एनरिच्ड एंड दैट माइट ऑल्सो यू नो इन्फ्लुएंस यू टू प्रोबब्ली स्टे लॉन्गर। क्या पता आपको आपका डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाए। Yes, you never know. यस Yeah. Well, thank you so much इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए और एडवाइस के लिए, और आपने जो अपना प्रीशियस टाइम दिया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच नेहा, मतलब फॉर अस ऑल्सो इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हमको भी मौका मिला यू नो टू थिंक अबाउट आवर डिसीजंस एंड आवर जर्नी टिल नाउ, सो रियली अप्रिशिएट। या थैंक थैंक यू सो मच। यू।